नगर निगम में हुआ करती तो उस समय डिप्टी मेयर का एक बहुत बड़ा पद होता था, उसको उन्होंने बहुत लंबे समय तक सुशोभित किया। ऐसे भाई दिव्य जायसवाल जी, मंडल पर बैठे हुए मेरे तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ नेतागण, क्योंकि समय बहुत कम मिलता है, ऐसे में अगर मैं सबके नाम में ही लगा रहूंगा तो अपनी बात आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। मित्रों, आप जानते हैं कि दिल्ली में लोकसभा का चुनाव है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वकील होने के नाते, एक सिपाही होने के नाते, एक कार्यकर्ता होने के नाते आपके सामने अपनी बात रखने आया हूं, अपनी पार्टी की बात रखने आया हूं कि क्यों मुझे आपका वोट मिलना चाहिए, क्यों आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए, हम क्यों आपके वोट के अधिकारी हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी आपकी वोट की अधिकारी है। ये सारी बातें मैं आपके सामने सिलसिलेवार रखना चाहता हूँ। दूसरे लोग भी आएंगे, वो भी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। ये तो जनता की अदालत में अपनी बात कहने आए हैं। जनता तय करेगी कि असली वोट का हकदार कौन है। जनता तय करेगी कि वोट किसको मिलना चाहिए, कौन आपकी वोट का हकदार है, कौन आपकी अधिकारों की रक्षा बेहतर तरीके से करता है और किसने अभी तक आपके अधिकारों की रक्षा की। मैं बहुत अधिक लंबा नहीं बोलूंगा, पर कुछ बातें आपके सामने ऐसे रखूंगा जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूं कि याद करो वो समय जब दिल्ली में कोरोना का समय था और उस समय जब हम लोगों को घर के अंदर बंद कर दिया गया था ताकि कोरोना ना फैले, ताकि कोरोना ना फैले, इसके लिए हमें घरों के अंदर बंद कर दिया गया था ताकि हम सुरक्षित रहें। और उस समय इस दिल्ली की सरकार ने शराब के ठेकों के खुलवा करके उसके बाहर लंबी लंबी लाइन लगवा दी थी। जिस समय हम कोरोना के कारण अपने घरों में बंद थे, उस समय दिल्ली की सरकार ने कोरोना के पीरियड में शराब की दुकानें खोल करके अपना खजाना भरने के लिए लंबी लंबी कतारें लगवा करके कितना बड़ा गुनाह किया, इसका आप अंदाजा लगाइएगा। अगर हम घर से कुछ सामान ले करने के लिए बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले हमारे पिछवाड़े को लाल कर दिया करते थे, पर जब शराब की दुकान के बाहर खड़े थे, इसमें लंबी लंबी लाइनें लगवाई, उस समय इसका नैतिकता कहाँ चली गई थी। मैं एक बहुत ही बर्निंग इशू उस समय चल रहा है जो आप रोज टीवी में देखते रहे होंगे। आज वो महिला जो इसकी सांसद थी, जो इसके साथ उस समय थी जब इसने पार्टी बनाई थी, और जब वो केजरीवाल से मिलने के लिए गई, गलती से मैंने नाम ले दिया क्योंकि मैं अपनी मीटिंग में नाम नहीं लिया करता किसी का, खास तौर से उस व्यक्ति का जिससे मैं नफरत करता हूँ। तो जब मुख्यमंत्री से मिलने गई तो आज उसका 164 में बयान आया है जो उसने जज के सामने कहा है कि मैं जब मिलने के लिए गई तो मेरे कपड़े फाड़े गए, मेरी छाती पे लात मारी गई, मेरे पेट पे लात मारी गई, मैं महावारी से थी, मेरी टांगों के बीच में भी लात मारी गई और मुझे इतने थप्पड़ मारे गए कि मैं उठने लायक नहीं थी। और जब उसका आज मेडिकल चेकअप कराया गया तो सारी बातें आ गई। ये व्यक्ति जो घर में बैठ करके महिलाओं को इस प्रकार से पिटवाता है, ये व्यक्ति उस व्यक्ति को लोकसभा का चुनाव लड़वाता है जिसने अपनी गर्भवती पत्नी के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए थे, वो सोमनाथ भारती। ये व्यक्ति जो नैतिकता का लबादा ओढ़े बैठा है और जब ये पैरोल पे आया तो कितनी बेशर्मी से आपके बीच में आता है। मुंह में दही जम गई है इसके, ये नहीं एक शब्द भी बोलता कि मालीवाल के साथ गलत हुआ, इसके मुंह में दही जम गई है। क्या ऐसा व्यक्ति आपकी वोट का हकदार है? क्या ये व्यक्ति आपकी वोट का हकदार है जिसने मुझे आज भी याद है जिस समय दिल्ली में शराब के ठेके खुलवाए गए थे तो हम लोगों से क्षेत्र की जनता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही हो, आप इसके खिलाफ खड़े हो जाइए, और पूरी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में शराब के ठेकों के खिलाफ खड़ी हो गई। तो उसका परिणाम ये निकला कि मात्र 11 महीने के बाद उसको शराब के ठेके वापस लेने पड़े। मुझे उस महिला के आंसू आज भी नजर आते हैं जिसने हमसे आकर कहा कि भाई ये शराब के ठेकों के कारण मेरा बेटा जब शराब पीने का लती हो गया तो घर पे आकर के अपनी पत्नी को पीटता है, बच्चों को मारता है, मेरे ऊपर भी हाथ उठाता है, अपने बाप के ऊपर भी हाथ उठाता है। मेरे बच्चे ने कभी शराब नहीं पी, पर ये शराब के ठेके जो नजदीक खोल दिए गए इसके कारण मेरा घर बर्बाद हो रहा है, मेरे घर की रसोई का बजट खराब हो गया है। भैया जी आप इसके लिए कुछ करो। तो तब भारतीय जनता पार्टी आगे निकल करके आई। इसको शर्म आनी चाहिए कि इसने पिंक शराब के ठेके खुलवाए थे जिस पर महिलाएं अगर शराब लेने जाती तो उसको 30% की छूट मिलती थी। और मेरे दोस्तों, क्या ये मेरी महिलाएं शराब पीती हैं? नहीं।
इसका पर्पस ये था कि ये महिलाएं घर में पिटे। अगर इनके आदमी के कहने पे शराब की दुकान पे जाती तो पड़ोसी कहता रे भाई तेरी महिला तो शराब की दुकान पे लगी हुई थी, क्या बात है, उसने भी पीनी शुरू कर दी। अगर वो नहीं जाती तो उसका आदमी उसको पीटता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग आपकी वोट के हकदार नहीं है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि वो लोग जो जिनको गालियां दे करके ये 1300 पन्नों की रिपोर्ट है, 500 पन्नों की रिपोर्ट है, शीला दीक्षित को अंदर करो, सोनिया गांधी को अंदर करो, इन कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, आज ही उन्हीं के साथ मिलकर के ये समझौते में चुनाव लड़ रहे हैं। और बेशरम लोग वो कांग्रेस के भी जिन्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हें मार करके देख दिल्ली में जिंदा हुए हैं और फिर तुम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हो। ऐसे कांग्रेसियों को भी अपने अंतर मन से सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ये तो बात मैंने रख दी आपके सामने, बात तो बहुत रखता क्योंकि और भी वक्तागण है, ये तो बात रखी मैंने आपने सामने वाले पक्ष की। अब मैं रखूंगा कि मुझे वोट क्यों मिलनी चाहिए। भाई साहब 5 मिनट में खत्म करूंगा। मैं क्यों वोट मुझे मिलनी चाहिए, 3-4 बातें आपके सामने रखूंगा। देश जब आजाद हुआ तो हर व्यक्ति ने सोचा था कि देश की आजादी में मेरा भी कुछ हिस्सा होगा। और मैंने देखा कि कांग्रेस के शासन में जो व्यक्ति 1947 में भी लाइन में पीछे खड़ा था इस उम्मीद में कि मेरे को भी आज़ादी में कुछ हिस्सा मिले, 60 साल तक वो भी पीछे खड़ा रहा। उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा तो 10 साल पहले एक ऐसा महामानव भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री बना, जो अक्सर कहा करते ना कि जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीड़ पर आई। मेरे दोस्तों, उसने गरीबी को देखा था, उसने गरीबी को झेला था, वो गरीबी में पैदा हुआ, उसने गरीबी को अपनी आंखों से अपने शरीर पर झेला था। उसने देखा था कि किस प्रकार से उसकी माँ चूल्हे में फूंकनी मार करके जब लकड़ी जलाती थी तो उसकी आंखों में से आंसू आते थे। सबसे पहले आते ही हर उस महिला में उसको अपनी माँ नजर आई जो आज भी चूल्हे के ऊपर रोटियां बनाती थी, चाहे वो गांव की थी, चाहे वो शहर की थी, चाहे वो कहीं की भी थी। और सबसे पहले उसके घर में वो चूल्हे को हटा करके गैस पहुंचाई। रेलवे में बैठ करके जब कभी हम किसी तीर्थ पे जाया करते थे या गांव में जाया करते थे, एक बड़ा अजीब सा सीन हमें रेलवे लाइन के आसपास सुबह देखने को मिलता था। कई बार जब हम बहन बेटी के साथ होते थे हमें बड़ी शर्म आती थी, इस प्रकार का सीन हम देखते थे। मोदी जी को महसूस हुआ, क्यों महसूस हुआ? ये हमारे स्वयंसेवक थे, इन्होंने महसूस किया कि गांव में आज भी मेरी महिला रात होने का इंतजार करती है कि रात हो तो मैं जाकर शौच के लिए जंगल में जाऊं। महसूस किया जब पहली बार प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से ये कहा कि हम घरों में शौचालय की सुविधा देंगे, तो विपक्ष के लोगों ने कहा इनको शौचालय से आगे कुछ सोचना ही नहीं आता। आज 14 करोड़ शौचालय मोदी जी ने सरकारी पैसे से उन लोगों के घरों में बनवाए जो नहीं बनवा सकते थे। आज मेरी महिला उन इज्जत घरों में इज्जत के साथ अपना जीवन निर्वाह करती है। और बात सुनो, जिंदाबाद। 80 करोड़ लोग जो कोरोना में अपना रोजगार खो चुके थे, जिनके घरों में खाने पीने की व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो पाई, आज भी उन 80 करोड़ लोगों को हर महीने मोदी सरकार भोजन देती है। एक बात और आपके सामने रखूंगा, मोदी जी जहां से निकल के आए हैं उन्होंने शुरुआत भी उन्हीं लोगों से की। मोदी जी ने शुरुआत भी उस गरीब आदमी से की जिनके हकों को लूट करके ये जो बाकी कांग्रेस की पार्टी और विपक्ष के लोग थे लूट करके घर भर लिया था। इसलिए मोदी ने कहा कि लूटा है तो लौटाना पड़ेगा। और यही कारण है कि आज ये सारे इकट्ठे होकर के अपने उस लूट के माल को बचाने के लिए मोदी जी के खिलाफ खड़े हो गए। पर क्या आप ऐसा होने देंगे? नहीं। मोदी जी ने कहा ये तो बेटा अभी ट्रेलर है, जब तीसरी बार सरकार आएगी तो उनके घेंट में घूंटा दे करके जो पैसा लूट करके उन्होंने गरीबों के हक को छीना है वो उस गरीब के घर तक पहुंचाएंगे, ये मोदी जी ने कहा। और मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, तो एक बात और भाई साहब, बस मैं ये भी आपके सामने आज बताना नहीं चाहता कि 500 साल का जो कलंक था मोदी जी ने किस तरह एक झटके में ही बना करके करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को, करोड़ों हिंदुओं के श्री राम को वहां बैठा दिया जहां उनकी जगह थी।
मैं ये भी आज आपके सामने नहीं बताने जा रहा कि जिस कश्मीर में हम जा नहीं सकते थे, उस कश्मीर को भी एक झटके में हिंदुस्तान में मिला दिया 370 खत्म करके। और मैं ये भी नहीं बताने जा रहा आज आपके सामने, पर ये जरूर आपसे अपील करने जा रहा हूं कि जब आप अपना वोट डालने जाएं तो एक बात जरूर ध्यान में रख लेना कि आपका दिया हुआ वोट आपके आने वाले बच्चों के फ्यूचर को सुरक्षित करेगा। आपका दिया हुआ एक एक वोट उस आने वाली जनरेशन को नींव मजबूत करके देगा। उस एक एक आपका दिया हुआ वोट भारत के निर्माण में मदद करेगा। आपका दिया हुआ वोट उन लोगों पर चोट करेगा जिन्होंने अब तक देश को लूटा, अपने घर भरे। आने वाला एक एक वोट उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय बनाया। आपका एक एक वोट जरूरी है कि मोदी जी के झोली में डलना चाहिए, उस दिन डलना चाहिए। और आप अपना भी वोट डालेंगे, पड़ोसियों का भी वोट डालेंगे, और वोट डालते हुए आप अपने बच्चों की, बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये वोट मैं मोदी जी को नहीं दे रहा हूँ, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए दे रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए दे रहा हूँ। ये वोट मैं इस देश की एकता अस्मिता के लिए दे रहा हूँ। मैं वोट राष्ट्र की अस्मिता के लिए दे रहा हूँ, राष्ट्रवाद के लिए दे रहा हूँ। मैं ये वोट उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जिन्होंने पिछले 10 साल में एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा सुनने को नहीं आया। और हम कहा करते थे कि यार इस देश को तो भ्रष्टाचार खा गया, पता नहीं है भ्रष्टाचार खत्म कब होगा। तो मेरी बहन कहा करती थी, पूजा जी भैया ये तो ऊपर से ही है, ऊपर से कभी खत्म होगा तो नीचे से खत्म होगा। दिव्य जायसवाल जी भी कहा करते थे। अब जब 10 साल में ऊपर से भ्रष्टाचार की मां भी मार दी, भ्रष्टाचार की गंगोत्री भी खत्म कर दी, तो वो लोग जो सत्ता में बैठ करके अभी तक भ्रष्टाचार को अपने जीवन से पनपाए हुए थे। मुझे याद है कि राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे नीचे पहुंचता। आज 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया पहुंचते हैं। 2 बात कह के बात खत्म करूँ भाई साहब। मेरे यहाँ 3 रिक्शा वाले हैं, मैं कोई अतिशोक्ति नहीं कह रहा। मेरे तीनों रिक्शा वालों को, एक को गाँव में घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए मिला, एक को 2.5 लाख रुपए मिला, एक को 3 लाख रुपए मिला। और आज तीनों के घर पक्के हैं। और आपके भी कोई ना कोई गांव में जरूर रहते होंगे, किसी भी गांव में निकल जाइए, मोदी के नाम की प्लेट लगी मिल जाएगी कि मोदी आवास योजना के साथ ये मकान पक्का बना। ना मुसलमान देखा, ना हिंदू देखा, न क्रिश्चियन देखा, ना जैन देखा, जो भी गरीब देखा, जिसकी झोपड़ी दिखाई थी उसी पे मोहर लगवा दी, उसी को पैसा दे दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो अंत में एक अपील करूंगा कि वोट आप डालने नहीं जा रहे हैं, ये वोट आप 25 तारीख को खाना पूर्ति करने नहीं जा रहे हैं, ये वोट डालने जा रहे हैं आप उस महामानव के हाथ को मजबूत करने के लिए। परसों दिव्य जायसवाल जी ने यहाँ उनके हमारे हर्ष मल्होत्रा जी की एक रैली निकल रही थी, उसमें मुझे गाड़ी पे खड़ा कर दिया। मैं 3 घंटे उस पर खड़ा रहा, भाई साहब का आदेश था, मैं 3 घंटे में थक गया। मोदी जी 6-6 घंटे गाड़ी में खड़े होते हैं, कभी उनके चेहरे पर आपको थकावट नजर नहीं आती। मोदी जी एक दिन में 3 रैलियां करते हैं, 6-6 घंटे एक रैली में गाड़ी पे सवारी करते हैं, पर उनके चेहरे पे कभी शकन नहीं है। 73 साल का व्यक्ति जिस तरीके से आज आपके लिए दिन रात अपने आप को खपा रहा, उस दिन हमारा भी फर्ज बनता है कि आने वाली 25 तारीख को अपना वोट डालें, पड़ोसियों का वोट डालें, घर का वोट डालें। मुझे याद है कि जब हम छोटे से हुआ करते थे, घर घर से वोट डलवाया करते, आ जाओ उसी टाइम पे। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे बोलने का मौका दिया, भाई साहब अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि सुनने वालों का आभार, जो सुनते रहे चुपचाप मैं क्या बोल रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच